Wave functions. In one dimension, wave functions are often denoted by the symbol psi xt. They are function of the coordinate x and the time t. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई वेव है, हमने किसी खास टाइम के ऊपर, ठीक है, उसकी पोजीशन को पता चलाना हो तो वो हमारे पास एक वेव फंक्शन होगा। ये एग्जांपल दी हमने स्ट्रेच स्ट्रिंग की। तो क्वांटम मैकेनिक्स में भी इसी के मुतबादल हमारे पास ऐसा ही फंक्शन होता है जो कि किसी भी सब्जेक्ट की जो कंप्लीट ओरिएंटेशन है, जो उसका एड्रेस है, उसको डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है। वो हमारे पास वेव का एक फंक्शन होता है। बाई साई एक्स टी इट इज़ नॉट ए रियल बट ए कम्प्लेक्स फिक्शन फंक्शन, ठीक है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में देखते हैं कि ये जो फंक्शन है जिसको हमने वेव फंक्शन कहा, ये एक रियल फंक्शन नहीं होता बल्कि एक बहुत ही कम्प्लेक्स फंक्शन होता है। द श्रोडिंगर इक्वेशन डज नॉट हैव रियल बट कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस, क्योंकि जो हमारे पास सिस्टम है वो डिफाइन होता है श्रोडिंगर इक्वेशन से थर्मोडायनेमिक में, और थर्मोडायनेमिक का जो सोल्यूशन है वो कम्प्लेक्स सोल्यूशन होता है। तो अगर इसका सोल्यूशन कम्प्लेक्स होता है, ठीक है, तो इसकी जो वैल्यूज है वो भी काफ़ी आमतौर पर कम्प्लेक्स होती है। द वेव फंक्शन ऑफ पार्टिकल एट अ पर्टिकुलर टाइम contains all the information that anybody at that time can have about that particle। तो आइडियली हम देखते हैं कि इन दी इन दी क्वांटम मैकेनिक्स वेव फंक्शन हमारे पास अगर उसकी इक्वेशन मौजूद है तो वो इक्वेशन किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर उस पार्टिकल के बारे में तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन को होल्ड करेगी कि वो इस टाइम के ऊपर कौन सी पोजीशन के ऊपर है, ठीक है, उसकी ओरिएंटेशन क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है, उसमें एनर्जी कौन सी मौजूद है, हर किस्म की इंफॉर्मेशन उसमें मौजूद होगी। बट लेकिन हम देखते हैं कि द वेव फंक्शन इज इट सेल्फ हैज़ नो फिजिकल इंटरप्रिटेशन, ठीक है, इसकी अपनी कोई इंटरप्रिटेशन नहीं होती। इट इज़ नॉट मेजरेबल, हम इसको मेजर भी नहीं कर सकते अगर हमारे पास सिंपल एक वेव फंक्शन है। हाउएवर द स्क्वायर ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द वेव फंक्शन हैज़ अ फिजिकल इंटरप्रिटेशन, हम आमतौर पर वेव फंक्शन को मेजर नहीं कर सकते और इसकी अपनी कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती। लेकिन अगर हम उसी वेव फंक्शन का स्क्वायर ले लें, ठीक है, तो वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाता है। इन वन डायमेंशन वो इंटरप्रिटेट साई एक्स टी स्क्वायर एज ए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो जब मैं किसी वेव फंक्शन का स्क्वायर लूँगा तो वेव फंक्शन का स्क्वायर हमारे पास कहलाता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, विच इज़ अ प्रोबेबिलिटी पर यूनिट लेंथ ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट टाइम टी पोजिशन एक्स। जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है कि अगर हमने किसी वेव की पार्टिकल की पोजीशन वगैरह को हासिल करना हो तो वो हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की बेस के ऊपर करते हैं। हम वेव फंक्शन का स्क्वायर लेंगे और वेव फंक्शन का स्क्वायर किसी स्मॉल डिफरेंस ऑफ इन द पोजीशन में वो उसको प्रोवाइड करेगा उसकी पोजीशन को। तो अगर हमने किसी वेव की पोजीशन को फाइंड करना हो तो हम प्रोबेबिलिटी की जो वेव फंक्शन है उसकी हमारे पास स्क्वायर होल लेंगे और हम स्क्वायर को कहेंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट टाइम टी इन एन इंटरवल डेल्टा एक्स अबाउट द पोजीशन एक्स इज प्रोपोर्शनल टू साई एक्स टी स्क्वायर डॉट डेल्टा एक्स। तो ये हमारे पास सिंपल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की डेफिनेशन है। This interpretation is possible because the square of the magnitude of the complex number is real, क्योंकि जब हम किसी कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर लेंगे तो वो एक इमेजिनरी नंबर नहीं होता, ना ही वो कम्प्लेक्स नंबर होता है, बल्कि वो एक रियल नंबर बन जाता है। इट मीन्स कि हम उसको इंटरप्रेट और मेजर कर सकते हैं। फॉर द प्रोबेबिलिटी इंटरप्रिटेशन टू मेक सेंस द वेव फंक्शन मस्ट सेटिस्फाई सर्टेन कंडीशन। तो वेव फंक्शन की कंडीशन कौन सी हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड बी एबल टू फाइंड द पार्टिकल समवेयर। ऐसा नहीं है कि वो पार्टिकल हमारे सिस्टम में मौजूद ही नहीं है। पहली कंडीशन ये है कि वो पार्टिकल हमारे सिस्टम में मौजूद हो और हम उसको फाइंड कर सकते हों। वी शुड ओनली फाइंड इट एट वन प्लेस एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट। तो एक टाइम के ऊपर वो सिर्फ एक ही पोजीशन में मौजूद हो सकता है, वो एक से ज़्यादा पोजीशन पर मौजूद नहीं हो सकता।
एंड द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इट एनीवेयर शुड बी 1, और किसी खास टाइम के ऊपर उसको फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा 1 के इक्वल हो। फॉर एग्जांपल, ठीक, इस पोजीशन के ऊपर किसी खास टाइम में इसकी प्रोबेबिलिटी सिर्फ यहाँ पर होगी, ठीक है, वो किसी एक टाइम के ऊपर यहाँ पर और यहाँ पर तमाम प्लेसेस के ऊपर नहीं हो सकता, बल्कि वो सिर्फ एक प्लेस के ऊपर मौजूद होगा। So this leads to the requirement listed below. The wave function must be single valued and continuous. वेव फंक्शन हमारे पास हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है और वो सिंगल वैलिड होता है। कॉन्टिन्यूस कैसे? जैसे कि हमने वेव को देखा कि वो कॉन्टिन्यूसली मूव करती है, उसमें कोई हमारे पास डिसकॉन्टिन्यूटी प्रेजेंट नहीं होती। और सिंगल वैलिड का क्या मतलब है कि इसके किसी एक पोजीशन के ऊपर उसकी कोई एक ही खास वैल्यू होगी, वो एक से ज़्यादा वैल्यू नहीं हो सकती, ठीक है। तो जब हम इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो वो सिर्फ एक सिंगल वैल्यू को प्रोवाइड करेगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट टाइम टी इन एन इंटरवल डेल्टा एक्स मस्ट बी सम नंबर बिटवीन 0 एंड 1। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 से 1 तक रेंज होती है उसकी। तो यहाँ पर भी जो पार्टिकल को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी है किसी भी टाइम और इंटरवल डेल्टा एक्स में, अब यहाँ पर एक्स नहीं है बल्कि डेल्टा एक्स है, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है किसी इंटरवल में वो हमेशा 0 और 1 के बीच में रहेगी। सो वी मस्ट बी एबल टू नॉर्मलाइज द वेव फंक्शन, और हमारे पास उसकी जो प्रॉपर वैल्यू है वो मौजूद होनी चाहिए। वी मस्ट बी एबल टू चूज एन आर्बिट्रेरी मल्टीप्लिकेटिविटी कांस्टेंट in such a way so that if we sum up all the possible values we must obtain 1। जैसा कि यहाँ हम जानते हैं कि जितनी भी प्रोबेबिलिटी है, अगर हम प्रोबेबिलिटीज़ को जमा करें जितनी भी इसकी हो सकती हैं तो वो हमेशा 1 के इक्वल होती हैं। तो वेव फंक्शन की जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, ठीक है, उनका जो सम होगा वो हमेशा 1 के इक्वल होगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है हमारे वेव फंक्शन की। द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एनीवेयर मस्ट बी 1, ठीक है। तो किसी भी जगह पर किसी खास टाइम में और किसी खास पोजीशन के ऊपर पार्टिकल को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 के हमेशा इक्वल होती है। या दूसरे अल्फाज में अगर हमारे पास कोई रेंज हो डेल्टा एक्स की, देन द एरिया अंडर द कर्व मस्ट बी इक्वल टू 1। तो जैसे यहाँ पर हमने ये थोड़ा सा एरिया दिखाया गया है डी एक्स का, तो डी एक्स का जो एरिया होगा, ठीक है, वो हमेशा 1 के इक्वल होगा। एग्जाम्पल ऑफ वेव फंक्शन, यहाँ पर एक हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक वेव है, या हम कह सकते हैं कि पार्टिकल की पोजीशन जो है वो विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास जो टाइम और पोजीशन है वो चेंज होती है। तो हम जानते हैं कि ये जो वेव फंक्शन है, इसका वेव फंक्शन वो हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। अगर यहाँ से इंक्रीज़ होती है तो वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज़ होती है, और अगर वो वहाँ से डिक्रीज़ होती है तो वो कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज़ होती है। तो पहली कंडीशन हमारे पास मुकम्मल हुई वेव फंक्शन की कि वो हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा। दूसरी कंडीशन ये है कि वो सिंगल वैलिड होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर उसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 1 ही होगी, ठीक, मतलब इस खास पोजीशन और टाइम के ऊपर हम इसको सिर्फ एक जगह पर फाइंड कर सकते हैं, तो वो हमारे पास सिंगल वैल्यूड है। और अगर हम इसके प्रोबेबिलिटी की बात करें, मतलब इसका स्क्वायर लें, ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी हमेशा 1 आया करेगी। तो ये बेसिकली वेव फंक्शन की एग्जांपल है हमारे पास जिसमें इसकी सारी कंडीशंस पूरी होती हैं। नाउ हम देखते हैं कि अब यहाँ पर दूसरी एग्जांपल है। ये एग्जांपल हमारे पास अनएक्सेप्टेबल वेव फंक्शन की एग्जांपल है, ठीक है, जिसमें हम ये देखते हैं कि यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी पैदा हो चुकी है कि एक ख़ास टाइम के ऊपर, ठीक है, यहाँ पर 2 वैल्यूज़ मौजूद हैं। पहली बात तो ये कि कंटिन्यूस भी नहीं है, ठीक है, और दूसरी वैल्यू ये कि यहाँ पर एक ही टाइम के ऊपर 2 वैल्यूज़ मौजूद है, तो ना ही वो सिंगल वैल्यू है, तो यहाँ पर दोनों कंडीशन पूरी नहीं होती, तो ये वेव फंक्शन हमारे पास अनएक्सेप्टेबल वेव फंक्शन के तौर पर सामने आता है। Born interpretation of a wave function. The Born interpretation, which is named after the physicist Max Born, is a fundamental concept in quantum mechanics that provides a probabilistic interpretation of the wave function.
तो एक्चुअली वेव फंक्शन की जो उसके सोल्यूशन होते हैं वो इमेजिनरी होते हैं और हम उसको प्रॉपर तौर पर यूज़ नहीं कर सकते और ना ही उसकी अपनी अहमियत होती है। मतलब उसके बेस के ऊपर हम पार्टिकल के पोजीशन वगैरह को मुकम्मल तौर पर डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि वो रियल वैल्यू को प्रोवाइड नहीं करता। लेकिन अगर हम उस वेव फंक्शन को किसी तरीके से चेंज करें, फॉर एग्जाम्पल उसका स्क्वायर लें, तो वेव फंक्शन का जो स्क्वायर है वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को प्रोवाइड करता है और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की जो वैल्यू है वो हमारे पास एक रियल वैल्यू होती है। तो इसी की बेसिकली जो इंटरप्रिटेशन थी उसको प्रॉपर तौर पर यूज़ करने के लिए वो मैक्स बोर ने प्रोवाइड की, जिसको हम अभी डिटेल में स्टडी करेंगे। अकॉर्डिंग टू बोर इंटरप्रिटेशन, Bohr's interpretation helps explain how the wave function, which describes the quantum state of a system, is related to the observable quantities in the physical world। कि हमारा जो वेव फंक्शन है जो कि क्वांटम स्टेट को डिफाइन करता है वो हमारी ऑब्जर्वेबल क्वांटिटीज़ के साथ किस तरह से रिलेट होता है जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए उसने इसको इंटरप्रेट किया वेव फंक्शन को। फॉर ए पार्टिकल लाइक एन इलेक्ट्रॉन, the wave function psi represents the amplitude of the electron wave at any instant of time when the coordinate of the electrons are x, y, z। तो हमारे पास एक कोई वेव है इलेक्ट्रॉन की, हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव की फॉर्म में जो ट्रेवल करता है उसकी ड्यूअलिटी की वजह से, तो किसी खास टाइम में जो इसका एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है, वो प्रोवाइड करता है यहाँ पर वेव फंक्शन साई। और ये एम्पलीट्यूड और जो हम उसकी पोजीशन है वो तीनों कोऑर्डिनेट्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि इस क्वांटम स्टेट को किसी खास टाइम के ऊपर हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि हम इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन वगैरह है उसको मुकम्मल तौर पर डिफाइन कर सकें अकॉर्डिंग टू द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और दूसरे कुछ फैक्टर्स की वजह से। तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता कि हम किसी खास इंस्टेंट के ऊपर मुकम्मल तौर पर इसको डिफाइन कर सकें। और जो वेव फंक्शन का सोल्यूशन होगा वो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, वो कोई रियल नंबर नहीं होते। तो इसी की वजह से बोर ने इसको प्रॉपर तौर पर इंटरप्रेट किया। However, it was suggested by Max Born that just as in the case of light or sound, the square of amplitude of the wave at any point gives the intensity of light। कि किसी लाइट वेव जब ट्रैवल कर रही हो या कोई साउंड वेव ट्रैवल कर रही हो, अगर हम उसके एम्पलीट्यूड का स्क्वायर लेंगे, ठीक है, तो उसका जो स्क्वायर है वो लाइट या साउंड की डेंसिटी को प्रोवाइड करता है। क्योंकि जब हम इसकी इक्वेशन देखते हैं अगर उसको सॉल्व करें तो वो जो उसका स्क्वायर है वो उसकी डेंसिटी को प्रोवाइड करेगा। तो उसी के बेस के ऊपर इसने कहा क्योंकि इलेक्ट्रॉन है उसमें भी पार्टिकल ड्यूअलिटी होती है, तो अगर हम उसके वेव फंक्शन का भी स्क्वायर लेंगे, उसके एम्पलीट्यूड का भी स्क्वायर लेंगे, ठीक है, तो वो भी कुछ इसी तरह की वैल्यू प्रोवाइड करेगा। दैट इज psi square at any point gives the intensity of the electron wave at that point। ठीक है, तो दोनों यहाँ पर एक दूसरे की एनालॉगीज है। लाइट और साउंड का एम्पलीट्यूड वहाँ पर उसकी इंटेंसिटी को प्रोवाइड करता है, तो अगर इलेक्ट्रॉन की वेव है, ठीक है, तो उसका जो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है वो भी उसकी इंटेंसिटी को ही प्रोवाइड करेगा क्योंकि जो तमाम चीज़ें हैं, तीनों चीज़ें वो वेव के तौर पर ही ट्रैवल करती हैं। However, keeping in view the Heisenberg's uncertainty principle, the intensity of the electron at any point may be interpreted as the probability of finding the particle electron at that point। अब क्योंकि हाइजनबर्ग के प्रिंसिपल के मुताबिक हमें मुकम्मल तौर पर इसका अंदाज़ा नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन किस पोजीशन के ऊपर मौजूद है और वो उसका मोमेंटम क्या है, मतलब हम उसको मुकम्मल तौर पर 100% प्रोबेबिलिटी के साथ फाइंड नहीं कर सकते। तो इसी के बेस के ऊपर हम कहते हैं कि हमें एक्चुअली नहीं पता होता, ठीक है, कि उसकी इंटेंसिटी वगैरह क्या है, बट प्रोबेबिलिटी होती है कि वो पार्टिकल उस वक्त पर कहाँ हो सकता है। थस हमारे पास जो साई स्क्वायर है एट एनी पॉइंट गिव द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट दैट पॉइंट। तो ये हमें प्रोबेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, ना कि एक्चुअल पोजीशन को प्रोवाइड करेगा। दैट इज़ वाई द वेव फंक्शन साई स्क्वायर इज आल्सो कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड। तो हम इसको प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का नाम भी देते हैं क्योंकि फॉर एग्जांपल हमारे पास प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की इतनी होती है इसके स्क्वायर की, तो ये हमारे पास जो क्योंकि एम्पलीट्यूड भी है तो हम इसको प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का नाम देते हैं साई स्क्वायर को। बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ डायरेक्टली
रिलेटेड टू द डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है, क्योंकि हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की डेंसिटी मतलब कि कंसंट्रेशन के वो कहाँ पर मौजूद हो सकता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। साई स्क्वायर गिव्स द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट एनी पॉइंट, तो हम इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ भी रिलेट कर सकते हैं और वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को प्रोवाइड करेगी। सिंस द रीजन अराउंड द न्यूक्लियस which represent the electron density at different points is called an orbital. The wave function for an electron in an atom is called the orbital wave function. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये न्यूक्लियस है और अगर एस का ऑर्बिटल देखें तो वो स्फीयर की फॉर्म में होता है। तो हम क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की डेंसिटी इस स्फीयर में कहीं पर भी हो सकती है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की ये जो डेंसिटी है वो यहाँ पर कहीं पर भी हो सकती है। तो क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को वेव फंक्शन डिफाइन करता है, ठीक है, और हम इसको ऑर्बिटल का नाम देते हैं, जैसे कि ऐसा ऑर्बिटल है, तो हम इस वेव फंक्शन को, इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन को ऑर्बिटल वेव फंक्शन का नाम भी दे सकते हैं, और सिंपल एटॉमिक ऑर्बिटल, क्योंकि हम यहाँ पर देखते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है, जिसमें 95% प्रोबेबिलिटी हो कि हम इसको में इलेक्ट्रॉन को फाइंड कर सकते हैं। द स्क्वायर ऑफ द मैटर वेव साई स्क्वायर in one dimension has a similar interpretation as the square of the electric field E square, ठीक है, तो वो उन दोनों की इंटेंसिटी को ही प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक वेव्स की इंटेंसिटी और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी। इट गिव्स द प्रोबेबिलिटी दैट ए पार्टिकल विल बी फाउंड एट ए पर्टिकुलर पोजिशन एट एंड टाइम पर यूनिट लेंथ, तो किसी पर यूनिट लेंथ में, जैसे कि लेंथ का यूनिट है, इसमें इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है, वो हमारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है। तो ये हम एक चीज़ के डिफरेंट तरीके से समझ रहे हैं। द प्रोबेबिलिटी अगर हम उसको पी से शो करें और फिर पार्टिकल इज फाउंड इन ए नैरो इंटरवल, तो हमारे पास इनिशियल पोजीशन ये वाली होगी और एक्स प्लस डी एक्स ये हमारे पास फाइनल पोजीशन है, ठीक है, एट अ टाइम टी, तो किसी खास टाइम के ऊपर, तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हमारे पास होगी साई एक्स टी, वो टाइम और पोजीशन दोनों का फंक्शन है, वेव फंक्शन, और इसका स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव dx, तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी होती है फाइंड करने की। सो दिस प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द वेव फंक्शन इज बेसिकली कॉल्ड द बोर्न इंटरप्रिटेशन। तो हम इसको इंटरप्रिटेशन का नाम देते हैं इस इक्वेशन को, जिसमें वो कहता है कि हम वेव फंक्शन का स्क्वायर लेंगे तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन हमारे पास मौजूद होती है। नाउ दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द वेव फंक्शन एंड द स्क्वायर ऑफ देयर पर्टिकुलर टाइम एट टी। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर वेव फंक्शन ये वाला है, ठीक है, तो इसका अगर हम स्क्वायर लेंगे तो उसकी वैल्यू तकरीबन इसी के बराबर आएगी। अगर हमारे पास वेव फंक्शन ये वाला है, तो हमने देखा कि यहाँ पर जो ट्रफ था इसका, जो कि बिलो द 0 पॉइंट या नेगेटिव वैल्यू में है, इसका स्केयर इसको पॉजिटिव में कर देता है, तो यहाँ पर ये इमेजिनरी नंबर होते हैं, तो यहाँ पर इसको रियल नंबर में कन्वर्ट करता है। इसी तरह अगर कुछ इस तरह की वेव हो तो वो उसको इस तरह के वेव में कन्वर्ट कर देता है। तो हमारे पास बेसिकली ये थोड़ी सी एग्जाम्पल थी वेव फंक्शन की और उनकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की जो डेंसिटी है वो इतनी बराबर है। अब यहाँ पर इस पॉइंट में देखें तो वो उसकी पोजीशन तो नीचे की तरफ है, लेकिन उसकी डेंसिटी या इंटेंसिटी को फाइंड करना हो तो वो हमें यहाँ से पता लग जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो कर्व है वो इसकी इंटेंसिटी को बयान करता है। If the wave function varies slowly over the interval delta x, the probability a particle is found in the interval is approximately p into x plus delta x। तो यहाँ पर जो पोजीशन में चेंज हुआ डेल्टा x है तो वो नियरली इक्वल होगा हमारे पास आई एक्स टी स्क्वेयर ओवर डेल्टा x, क्योंकि हमारे पास चेंज बहुत छोटा है। नोटिस दैट स्क्वेयरिंग द वेव फंक्शन एंश्योर्स दैट द प्रोबेबिलिटी इज पॉजिटिव। तो जैसे कि हमने देखा कि जब भी वेव फंक्शन का हम स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर की वजह से वो उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में आएगी, चाहे वो नेगेटिव में भी है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल -2 का अगर स्क्वायर लेंगे तो वो +4 आएगा, तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी स्क्वायर की वजह से। दिस इज एनालॉगस टू स्क्वेयरिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विच मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव टू ऑब्टेन ए पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द इंटेंसिटी। हाउएवर इफ द वेव फंक्शन डज नॉट वेरी स्लोली वी मस्ट इंटीग्रेट। तो ये तो हमारे पास था कि अगर हम इसको वेव फंक्शन को स्लोली वेरी करें, अगर हम इसको स्लोली वेरी नहीं करते तो हम इसकी इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, और इंटीग्रेशन में इट विल बी इन द लिमिट्स ऑफ
एक्स एंड एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो ये हमारे पास इनिशियल पोजीशन है और ये इसकी फाइनल पोजीशन। दिस प्रोबेबिलिटी इज जस्ट द एरिया अंडर द फंक्शन ओके बिटवीन एक्स एंड डी एक्स। तो हमारे पास जो हमने वेव देखी यहाँ पर जो इसको प्रोबेबिलिटी है, तो यहाँ पर जो डी एक्स होगा, ठीक है, ये हमारे पास डी एक्स है, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बेसिकली यहाँ पर जो इसमें एरिया है वो इसके इक्वल होगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल समवेयर इज, तो हमारे पास अगर हम उसको नॉर्मलाइज करें तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी होगी पार्टिकल को फाइंड करने की विद द लिमिट्स नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो वो हमारे पास हमेशा 1 हुआ करेगी, क्योंकि वो पार्टिकल कहीं ना कहीं पर तो मौजूद है। फॉर अ पार्टिकल इन 2 डायमेंशन द इंटीग्रेशन इज ओवर एन एरिया एंड रिक्वायर विद डबल इंटीग्रल, तो हम इसको डबल इंटीग्रल के साथ सोल्व करेंगे। फॉर अ पार्टिकल इन 3 डायमेंशन द इंटीग्रेशन इज ओवर एन वॉल्यूम, ठीक है, तो वो वॉल्यूम के ऊपर होगी और हमें इसका ट्रिपल इंटीग्रल करना पड़ेगा। So to conclude, the Bohr interpretation provides a clear and consistent way to connect the mathematical formalism of quantum mechanics, particularly the wave function, with observable phenomena. तो बेसिकली हम वेव फंक्शन को ऑब्जर्व नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे क्वांटम स्टेट में होता है, तो बोर इंटरप्रिटेशन उसको ऑब्जर्वेबल फिनोमेना में कन्वर्ट कर देती है। जैसे हम इंटेंसिटी को मेजर कर सकते हैं तो वो उसको उसमें कन्वर्ट कर देती है। इट एम्फेसाइजेस द इनहेरेंटली प्रोबेबिलिस्टिक नेचर ऑफ क्वांटम सिस्टम, मतलब कि हम क्वांटम सिस्टम को एब्सोल्यूटली मेजर नहीं कर सकते, बल्कि वो हमारे पास प्रोबेबिलिटी होती है अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो वो उसकी एम्फेसाइज करता है प्रोबेबिलिटी को। एंड अंडरस्कोर्स द आइडिया दैट इन द क्वांटम रेलम प्रेडिक्शंस आर मेड इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटीज रेदर देन सर्टेनिटीज। तो क्वांटम मैकेनिक्स में या क्वांटम सिस्टम में हमारे पास सर्टेनिटी कोई नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटीज होती हैं। तो ये साबित होता है या एक्सप्लेन होता है बोर्न की इंटरप्रिटेशन से।